दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया है। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर भूचाल ला दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं के ऊपर 200% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये भारत को बर्बाद करने की कोई बहुत बड़ी साजिश है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। ऐसे में दोस्तों, क्या ये ट्रंप की साजिश का कोई प्लान है जो भारत के फार्मा सेक्टर की कमर तोड़ देगा, या फिर ये खुद अमेरिका को दिवालिया करने का सबसे बड़ा फंदा है? दोस्तों, आज हम उस डार्क सीक्रेट को डिकोड करेंगे जो वेस्टर्न मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। आखिर क्यों अमेरिका की अपनी ही फार्मा कंपनियां अपने ही देश के अंदर दवाइयां नहीं बनाती हैं? सोचिए दोस्तों, अगर कल सुबह ही भारत ने अमेरिका को जेनेरिक दवाओं की सप्लाई सिर्फ एक हफ्ते के लिए रोक दी, तो अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम का क्या होगा? 200 अरब डॉलर का वो खौफनाक सच क्या है जिससे आज व्हाइट हाउस भी कांपता है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया को लगता था कि सुई से लेकर के जहाज तो सब कुछ चाइना बनाता है, तो फिर दवाओं के इस महायुद्ध में भारत ने चाइना को गुपचुप तरीके से कैसे पछाड़ दिया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज का ये एनालिसिस कोई साधारण न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। आज हम डेटा, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड की उन परतों को उधेड़ेंगे जो साबित करती हैं कि ट्रंप का ये 200% टैरिफ वाला दांव भारत पर नहीं बल्कि खुद अमेरिका पर ही उल्टा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ग्लोबल पावर प्ले का ये डिकोडिंग सेशन आपके होश उड़ाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले इस 200% वाले टैरिफ बम की क्रोनोलॉजी को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट कैंपेन के तहत ये नैरेटिव सेट किया कि अब अमेरिका अपनी दवाइयां खुद बनाएगा। इसे इकोनॉमी की भाषा के अंदर रीशोरिंग कहा जाता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग बाहर चली गई थी उसे वापस अपने देश में लाना। इसके लिए ट्रंप ने एक फेज्ड टैरिफ प्लान यानी कि चरणबद्ध तरीके से टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये प्लान कहता है कि 1 अगस्त से 2 सालों तक यानी कि अगस्त 2028 तक अमेरिका के अंदर आने वाली जेनेरिक दवाओं के ऊपर कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा, ड्यूटी जीरो रहेगी। इसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। इसके बाद में पहला झटका लगेगा। अगस्त 2028 से 1 साल के लिए आयातित जेनेरिक दवाओं के ऊपर 100% टैरिफ वसूला जाएगा और फिर आएगा असली प्रहार, यानी कि अगस्त 2029 से ये टैरिफ बढ़ाकर के सीधा 200% कर दिया जाएगा। दोस्तों, सुनने में ये टाइमलाइन बहुत ही खतरनाक लगती है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी प्रशासन ने विदेशी कंपनियों की गर्दन मरोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 2 साल का ये अल्टीमेटम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। इसे सिर्फ वोटर्स को ये दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि हम चाइना और भारत जैसे देशों से नौकरियां छीन करके वापस अमेरिका ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या स्वास्थ्य सेवा जैसे बेहद संवेदनशील, जटिल और लाइफ सेविंग सेक्टर के अंदर रातों रात सप्लाई चेन को बदलना मुमकिन है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका कारण कोई इमोशनल नहीं है बल्कि हार्डकोर मैथमेटिक्स और साइंस में है। दोस्तों, अब जरा इस बात को गहराई से समझिए कि आखिर अमेरिका चाहकर के भी भारत की एक भी फैक्ट्री को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता है। वॉशिंगटन के अंदर बैठे पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि उन्होंने 2 साल का टाइम दे दिया है तो कंपनियां फटाफट से अमेरिका के अंदर नई फैक्ट्रियां लगा लेंगी। लेकिन दोस्तों, फैक्ट्री के जो असली खिलाड़ी हैं उन्हें पता है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एकदम जीरो से शुरू करने के लिए, यानी कि ज़मीन खरीदने से लेकर के पहली गोली बाजार में उतारने तक कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है। ये कोई कपड़े या फिर जूते बनाने की फैक्ट्री नहीं है कि आपने मशीनें लगाई और काम शुरू हो गया। यहाँ बात इंसान की जिंदगी की होती है। अमेरिका के अंदर दवाइयां बेचने के लिए आपको अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये दुनिया की सबसे सख्त रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी जांच इतनी कड़ी होती है कि पानी के एक कतरे से लेकर के हवा के वेंटिलेशन तक का डेटा सालों तक मॉनिटर किया जाता है।
दोस्तों क्या आपको लगता है कि 2 साल के अंदर अमेरिका के अंदर जमीन एक्वायर होगी, वहां करोड़ों डॉलर की मशीनें लगेंगी, पूरा ट्रायल रन होगा और एफडीए उसे अप्रूव भी कर देगा? ये जमीनी हकीकत से कोसों दूर की बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की अपनी कंपनियां ही ये रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकी कंपनियां अपने देश के अंदर दवा क्यों नहीं बनाना चाहती हैं, तो इसका जवाब छिपा हुआ है जेनेरिक दवाओं के उस अर्थशास्त्र के अंदर जिसे समझे बिना आप इस पूरे गेम को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों अमेरिका के अंदर जितनी भी दवाइयां बिकती हैं उनमें से 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक दवाओं के होते हैं, यानी कि जो आम जनता दवा खा रही है वो जेनेरिक है। लेकिन दोस्तों जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो पूरे बाजार में इन 90% दवाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 13% है। बाकी का 87% पैसा कहां से आ रहा है? वो आ रहा है ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं से, कैंसर, हार्ट और रेयर डिजीज की उन महंगी दवाओं से जिन पर कंपनियों का एकाधिकार है। व्यापार का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, पैसा वहां निवेश किया जाता है जहां मार्जिन ज्यादा हो। दोस्तों अमेरिका एक बहुत हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, वहां लेबर की कीमतें आसमान छूती हैं, जमीन महंगी है और कंप्लायंसेस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई कंपनी वहां जेनेरिक दवाई बनाने बैठेगी तो उसे हर गोली के ऊपर नुकसान होगा। कम मार्जिन वाली सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करना अमेरिका के अंदर कमर्शियली एक सुसाइडल मिशन है। और दोस्तों यही कारण है कि अमेरिकी कंपनियां अपना सारा फोकस रिसर्च, पेटेंट और महंगी दवाओं के ऊपर रखती हैं और जेनेरिक दवाओं का जो सिरदर्द है वो उन्होंने भारत जैसे देशों को आउटसोर्सिंग के ऊपर दे रखा है, जहां स्किल्ड लेबर और बड़े स्केल के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम आती है। और यहीं से एक और बड़ा रहस्य खुलता है जिस पर ट्रंप और अमेरिकी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। दोस्तों ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर तो बम फोड़ दिया, लेकिन पेटेंटेड और इनोवेटिव महंगी दवाओं के ऊपर कोई टैक्स, कोई टैरिफ, कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाई? जबकि अमेरिका के हेल्थ केयर बजट का असली खजाना तो वहीं जा रहा है। तो दोस्तों इसका जवाब है अमेरिका की सबसे ताकतवर बिग फार्मा लॉबी। ये लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि उनके भारी भरकम मुनाफे के ऊपर कोई आंच आए। वो चाहते हैं कि सरकार सस्ती दवाओं के ऊपर टैक्स लगाए जिससे उनका कंपटीशन खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों इससे होगा क्या? इससे अमेरिका का आम नागरिक पिस जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, भारतीय जेनेरिक दवा निर्माता अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को हर साल लगभग 200 अरब डॉलर बचाने के अंदर मदद करते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा और जाइडस लाइफ साइंसेज जैसी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के कोने कोने के अंदर अपनी सप्लाई चेन का ऐसा जाल बिछाया है कि आज की तारीख के अंदर अमेरिका के हर दूसरे घर के अंदर भारत के अंदर बनी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। अगर कल को ट्रंप प्रशासन भारतीय सप्लायर्स को बाहर कर देता है और अमेरिकी कंपनियां मजबूरी के अंदर अपने यहाँ दवाइयाँ बनाने लगती हैं तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि अमेरिकी मरीजों, वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और खुद अमेरिकी सरकार को आज के मुकाबले दवाओं की कम से कम 2 गुनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्या अमेरिका की इकोनॉमी जो पहले ही इन्फ्लेशन और कर्ज से जूझ रही है वो ये एडिशनल बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? और दोस्तों अब कहानी में आता है वो मैथमेटिकल मास्टरस्ट्रोक जो साबित करता है कि ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि खुद अमेरिका को बर्बाद करेगा। दोस्तों मान लीजिए कि ट्रंप ने 200% टैक्स लगा भी दिया। भारतीय जेनेरिक दवाइयां आज की तारीख के अंदर अमेरिकी ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 7 से 10 गुना कम कीमत पर बिकती है। जी हाँ, 7 से 10 गुना सस्ती। अगर आप 10 रुपए की चीज़ पर 200% टैरिफ लगा देंगे तो वो 30 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के अंदर बनने वाली वही चीज़ अगर पहले से ही 100 रुपए की है तो टैक्स लगने के बाद भी भारत की दवा 30 रुपए में ही मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 200% टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिका के बाजार के अंदर भारतीय दवाइयाँ ही बिकेंगी, क्योंकि वो फिर भी वहाँ के लोकल प्रोडक्शन से सस्ती होंगी। लेकिन दोस्तों इस टैक्स का पैसा कौन भरेगा? भारतीय कंपनियां नहीं बल्कि अमेरिका का मरीज भरेगा, यानी कि ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक घूम फिर करके अमेरिकी जनता की ही जेब काटेगा। भारत का व्यापार इससे रुकने वाला नहीं है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आखिर भारत ने दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इतना मजबूत कब्जा कैसे कर लिया।
तो दोस्तों जुलाई 2026 तक के जो लेटेस्ट डेटा हैं उन पे अगर नजर डालते हैं तो आपको भारत की असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। भारत को यूं ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंदर जब दुनिया भर के अंदर तनाव है, लाल सागर के अंदर सप्लाई चेन ब्लॉक है, दो जगह पर युद्ध चल रहे हैं, तब भी भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 31.11 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है। ये करीब 2.86 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों आज भारत के अंदर बनी दवाइयाँ दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के अंदर पहुंच रही हैं। अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो 2025 के अंदर अमेरिका ने 213 अरब डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। इसमें से भारत ने अपने कुल निर्यात के अंदर लगभग 9.7 अरब डॉलर का माल सीधे अमेरिका भेजा था। दोस्तों अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर दी जाने वाली सभी जेनरिक दवाइयों की सप्लाई का 47% हिस्सा अकेले भारतीय कंपनियों द्वारा पूरा किया जाता है। अमेरिका के बाहर दुनिया के अंदर यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की सबसे बड़ी संख्या अगर किसी देश के पास में है तो वो भारत है। हमारे पास में ऐसे 1000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं। दोस्तों भारत के अंदर 10,500 से ज़्यादा विनिर्माण इकाइयाँ और 60 अलग अलग चिकित्सकीय श्रेणियों के अंदर 60,000 से ज़्यादा जेनरिक ब्रांड्स मौजूद हैं। भारत सरकार ने 2030 तक इस एक्सपोर्ट को 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने का टारगेट रखा है। ये आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि भारत आज एक वैकल्पिक सप्लायर नहीं है बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर इकोसिस्टम की वो रीढ़ है जिसे अगर खींच लिया जाए तो पूरा ढांचा भरभरा करके गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब बात ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो दुनिया को लगता है कि चाइना सब कुछ बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के ऑटोमोबाइल्स तक हर जगह ड्रैगन का कब्जा है। तो फिर दवाओं के इस महायुद्ध के अंदर भारत ने चाइना को गुपचुप तरीके से कैसे पछाड़ दिया है। दोस्तों ये कोई तुक्का नहीं है बल्कि दशकों पुरानी एक सोची समझी रणनीति की जीत है। दोस्तों इसे समझने के लिए आपको दवाओं के निर्माण की दो अलग अलग प्रक्रियाओं को समझना होगा। एक होता है एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी दवा का कच्चा माल या फिर केमिकल पाउडर होता है, और दूसरा होता है फिनिश्ड डोजेज फॉर्म यानी कि वो तैयार गोली, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन जिसे मरीज सीधा इस्तेमाल करता है। दोस्तों ये सच है कि चाइना एपीआई बनाने के अंदर दुनिया का बेताज बादशाह है। यहाँ तक कि भारत भी अपने कच्चे माल का बड़ा हिस्सा चाइना से मंगवाता है। लेकिन चाइना दवा का पाउडर बनाने में माहिर है, जबकि भारत उस कच्चे केमिकल को एक सुरक्षित सटीक शरीर के अंदर सही समय पर घुलने वाली उच्च गुणवत्ता की दवा के अंदर तब्दील करने के अंदर चैंपियन है। और दवा कोई खिलौना या मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये सीधे इंसान की जान से जुड़ी हुई चीज़ है। अमेरिका और यूरोप के जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं वो क्वालिटी को लेकर के कोई समझौता नहीं करते हैं। पिछले 3 दशकों के अंदर भारतीय फार्मा कंपनियों ने वेस्टर्न देशों के कड़े मानकों का पालन करना सीख लिया है। हमारी कंपनियों ने पारदर्शी डेटा और ग्लोबल ट्रस्ट हासिल किया है। दूसरी तरफ चाइना है। चाइना गुणवत्ता नियंत्रण और डेटा शेयरिंग के मामले में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के रडार पर रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज को चाइना की क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो चाइना से कच्चा माल तो खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी जनता को सीधा चाइना से बनी गोली खिलाने में उन्हें डर लगता है, और भारत इसी भरोसे का फायदा उठा रहा है। भारतीय कंपनियां आज सिर्फ साधारण पैरासीटामोल या फिर एंटीबायोटिक नहीं बना रही हैं। दोस्तों भारत आज रेस्पिरेटरी इनहेलर्स, इंजेक्टेबल डर्मेटोलॉजी क्रीम्स और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कॉम्प्लेक्स जेनरिक दवाओं के निर्माण के अंदर महारत हासिल कर चुका है। इन जटिल दवाओं को बनाने की टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना भारत के आसपास भी नहीं भटकता है। दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद से इस खेल में एक और बड़ा शिफ्ट आया है। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि किसी एक देश, खास तौर पर चाइना पर अपनी सप्लाई चेन के लिए अति निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने रातों रात चाइना +1 की रणनीति अपनाना स्टार्ट कर दिया। ग्लोबल फार्मा कंपनियों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स चाइना की फैक्ट्रियों से निकाल करके भारत की ओर मोड़ना स्टार्ट कर दिया। जुलाई 2026 आते आते भारत केवल एक दवा उत्पादक ही नहीं बल्कि वैश्विक फार्मा इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है।
मोदी सरकार ने इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से भुनाया है और ये बात अमेरिका को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। और दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है भारत की विदेश नीति और हमारे सबसे खौफनाक हथियार की, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन को हार्ड पावर कहा जाता है, लेकिन हार्ड पावर से ज़्यादा लंबी और गहरी चोट सॉफ्ट पावर करता है। दोस्तों भारत ने अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग का उपयोग अपनी विदेश नीति के एक अजय ब्रह्मास्त्र के रूप में किया है। अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करें, यानी कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों की बात करें, तो वहाँ भारत सचमुच एक मसीहा के रूप में देखा जाता है। आज इतिहास के पन्ने पलटिए, 90 के दशक और सदी की शुरुआत में जब अफ्रीका के अंदर HIV एड्स एक महामारी बनकर के लोगों को मार रहा था, तब वेस्टर्न देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एड्स की लाइफ सेविंग दवाओं की कीमत $10,000 प्रतिवर्ष रखी थी। दोस्तों ये एक आम अफ्रीकी के लिए नामुमकिन रकम थी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे, लेकिन पश्चिमी कंपनियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। तब एंट्री होती है भारत की। सिप्ला जैसी भारतीय कंपनियों ने और उसी क्वालिटी की दवा $400 प्रतिवर्ष में उपलब्ध करवा दी। दोस्तों इस एक कदम ने लाखों करोड़ों जानें बचाई। भारत के इस कदम ने अफ्रीका और गरीब देशों के अंदर जो सम्मान, जो प्यार और जो कूटनीतिक लाभ कमाया, उसे चाइना अपनी किसी भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर कर्ज की कूटनीति से नहीं खरीद सकता है। महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री को पूरी दुनिया ने देखा है। आज 2026 में जब भी दुनिया के किसी भी कोने में भूकंप आता है, सुनामी आती है या फिर कोई युद्ध छिड़ता है, तो वहां सबसे पहले पहुंचने वाली रिलीफ मटेरियल भारत की जीवन रक्षक दवाइयां ही होती हैं। इसी हेल्थ डिप्लोमेसी के दम पर भारत आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर के हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखता है। दोस्तों पश्चिम के देश ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत की फार्मा सप्लाई चेन के अंदर कोई भी खलल डाली, तो इसका सीधा असर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर पड़ेगा और इससे एक ऐसा मानवीय संकट खड़ा होगा जिसका दोष उनके सिर पर मढ़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर ट्रंप अपनी जिद पर अड़ ही जाएं और 2026 के इस माहौल में 200% टैरिफ लागू कर दें, तो भारत क्या करेगा? क्या हमारी सरकार और हमारी कंपनियां हाथ पर हाथ धर कर के बैठ जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ट्रंप का ये प्रस्ताव भले ही रातों रात असर ना डाले, लेकिन ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है और भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने इस खतरे से निपटने के लिए एक बहुत ही धारदार प्लान भी तैयार कर लिया है। दोस्तों सबसे पहला जो वार है वो है अमेरिका के ही अंदर घुस कर के उत्पादन करना। 2 साल की जो मोहलत ट्रंप ने दी है, उसका फायदा उठा करके भारत की बड़ी कंपनियां जैसे कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज अमेरिका के अंदर ही अपना मौजूदा उत्पादन कैपेबिलिटी बढ़ा रही हैं। वो छोटी अमेरिकी कंपनियों या फिर बंद पड़ी फैक्ट्रियों को अधिग्रहण कर रही हैं, लेकिन वो वहाँ सस्ती जेनरिक दवाइयाँ नहीं बनाएंगी। वो वहाँ अपने हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगी ताकि भारी भरकम टैरिफ से भी बचा जा सके और अमेरिकी बाजार का बड़ा मुनाफा भी उठाया जा सके। यानी ट्रंप जो नौकरियां और पैसा अमेरिका के अंदर लाना चाहते थे, वो अल्टीमेटली भारतीय कंपनियों के मुनाफे में ही इजाफा करेगा। दोस्तों दूसरा बड़ा दाव है भारत का वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ मॉडल। भारतीय कंपनियां अब समझ चुकी हैं कि सिर्फ वॉल्यूम के दम पर दुनिया पर राज नहीं किया जा सकता। वो अब बायोसिमिलर्स, जीन थेरेपी और स्पेशलिटी ड्रग्स जैसे उन्नत और जटिल चिकित्सा क्षेत्रों के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इन अत्याधुनिक दवाओं पर मार्जिन इतना ज़्यादा होता है कि अगर इस पर कोई देश टैक्स भी लगा दे तो भी कंपनी को घाटा नहीं होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस पर मोदी सरकार ने बहुत ही खामोशी से काम किया है, वो है चाइना से कच्चे माल की निर्भरता को पूरी तरह से ख़त्म करना। दोस्तों कुछ साल पहले तक ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन अब सरकार की 15,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना जमीन पर अपना रंग दिखा रही है। 2026 तक दोस्तों भारत ने कई अति महत्वपूर्ण API और बल्क ड्रग्स का बड़े पैमाने पर अपने ही देश के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। सरकार उन कंपनियों को सीधा पैसा दे रही है जो चाइना से कच्चा माल मंगाने के बजाय उसे भारत में ही बना रही हैं।
इससे चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी तेजी से गिर रही है और हमारी सप्लाई चेन दुनिया के किसी भी झटके को सहने के लिए आत्मनिर्भर हो रही है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री तेजी से नए बाजार की ओर शिफ्ट कर रही है। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, CIS देश और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मार्केट को डाइवर्सिफाई करना ही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। दोस्तों, अब अगर हम इस पूरे खेल को कंक्लूजन की तरफ लेकर के बढ़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेरिकी राजनीति के अंदर 2 साल का समय एक बहुत लंबा अरसा होता है। वॉशिंगटन के अंदर बैठी नीतियां रातों रात बदलती रहती हैं। अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनियां, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क और खुद वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि उनकी दवा का बिल अचानक से डबल हो जाए। कानूनी अड़चनें, लॉबी का दबाव और पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये तय करेंगे कि ट्रंप की ये 200% टैरिफ वाली पॉलिसी शायद कभी अपने असली और खतरनाक रूप में लागू ही ना हो। दोस्तों, भारत आज दुनिया के लिए महज एक सस्ता विकल्प नहीं रह गया है। ये ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर का वो मैन पिलर है जिसे हटाने से पूरी इमारत ही ढह जाएगी। 31.11 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और 200 देशों का भरोसा कोई एक दिन में नहीं कमाया जाता। ये भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी, हमारे बिजनेसमैन्स और हमारी मजबूत विदेश नीति की जीत है। अमेरिका अगर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भारत के ऊपर अनुचित टैरिफ लगाता है तो वो वास्तव में खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा होगा। हाँ, अगर सबसे खराब स्थिति की भी अगर हम मान लें और कुछ समय के लिए भारतीय सप्लायर्स अमेरिकी बाजार से पीछे भी हट जाएं तो भारत को कुछ बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट लॉस जरूर होगा, लेकिन अमेरिका को इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो उसके इकोनॉमिक और हेल्थ केयर सिस्टम को वेंटिलेटर पर ला देगी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।